बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मैकेनिक्स या मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस करना है, या इसको वेंटिलेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सांस हमारी बॉडी में जाता है निकलता कैसे है। तो इस पूरे मैकेनिक्स को या मैकेनिज़्म को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्रीदिंग या वेंटिलेशन है क्या? द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। हवा की जो मूवमेंट है जिसमें वो बॉडी में जा भी रही है और निकल भी रही है, ये ब्रीदिंग कहलाती है। अच्छा, हमारे जो फेफड़े हैं वो हवा को खींच नहीं सकते, हमारे जो फेफड़े हैं वो हवा को निकाल नहीं सकते। ये जस्ट लाइक ए बर्तन है, एक बर्तन की तरह, जिसमें बर्तन खुद पानी को अपने अंदर डाल नहीं सकता, उसको निकाल नहीं सकता, लेकिन पानी को अपने अंदर रिटेन लाजमी कर सकता है। तो इसी तरह हमारे जो फेफड़े हैं, आवर लंग्स कैन नॉट ड्रॉ द एयर इन, हमारे फेफड़े ना हवा को बाहर निकाल सकते हैं, और पुश इट आउट, ड्रा एयर इन, हवा को अंदर भी नहीं ला सकते, एंड और पुश इट आउट, और ना इसको बाहर निकाल सकते हैं। रेदर, बल्कि ये काम हो क्या रहा है कि फेफड़ों के अंदर हवा का प्रेशर जनरेट होता है। कभी वो प्रेशर नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, बाहर का जो प्रेशर है उससे कम होगा। पॉजिटिव का मतलब है बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होगा। और हवा का हमेशा रूल है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अच्छा, इसी तरह एक तो हम प्रेशर की बात करेंगे अपने इस पूरे टॉपिक के अंदर, दूसरा मसल्स की बात करेंगे। वो मसल्स जो इन प्रेशर को डेवलप करने में हेल्प करेंगे वो दो तरह के हैं। हमारी चेस्ट के अंदर दो तरह के मसल लगे हुए हैं। एक तो बिल्कुल चेस्ट जहाँ ख़त्म होती है और एब्डोमेन शुरू होता है, तो एब्डोमेन और चेस्ट को सेपरेट करने के लिए दरमियान में एक मसल्स की दीवार है। उस मसल की दीवार को डायफ्राम कहा जाता है, ठीक है। और ये स्केलेटल मसल है, और जब भी हम स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा वॉलंटरी एक्शन भी होगा। क्लियर? दूसरा, ये डोम शेप होती है, गुंबद की तरह होती है, यानी ये डोम लाइक मसल्स हैं। तो सबसे पहले डायफ्राम क्या है? इट इज़ अ डोम लाइक लार्ज मसल, एक गुंबद की तरह का एक बड़ा सा मसल्स दैट सेपरेट एब्डोमेन फ्रॉम द थोरेसिस कैविटी, जिसका काम जो सीना है उसको एब्डोमेन से अलग करना। थोरेक्स का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? सीने के लिए। इसी तरह इंटरकोस्टल मसल, ये हमारे रिब्स के दरमियान लगे, जैसे ये पसली का एक पूरा पेयर है तो इसके दरमियान ये मसल्स लगे होंगे, तो इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अच्छा, अब हमने कहा कि हम प्रेशर की बात करेंगे, हम मसल्स की बात करेंगे। तो इंस्पायरेशन के सांस अंदर आ कैसे रहा है, टेकिंग एयर इन द बॉडी। तो इंस्पायरेशन का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर हवा का आना। इसका मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले हमने कहा ना, दो चीज़ों का रोल है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। तो ये दोनों एक ही वक्त में ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, इनकी कॉन्ट्रैक्शन का हमारी जो चेस्ट कैविटी है, हमारा जो सीना है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले जो डायफ्राम है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ये नीचे की तरफ चला जाता है, ये फ्लैट शेप पे हो जाता है। मतलब क्या है कि जैसे मैं कहता हूँ ये डोम शेप है। क्लियर? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सीधा हो जाएगा, नीचे गया और सीधा हुआ, ठीक है, नीचे गया और सीधा हुआ। तो जब ये नीचे जाएगा सीधा होगा तो चेस्ट कैविटी की स्पेस, पहले यहाँ था दीवार, अब यहाँ हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो चेस्ट कैविटी की जो दीवार है, चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है वो बढ़ गई। अच्छा, दूसरे हमारे पास है इंटरकोस्टल, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, दोनों का रूल याद रखेंगे, दोनों एक ही वक्त में क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट करें। अच्छा, इसकी वजह से जो रिब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से आउटवर्ड, ये इसको फॉरवर्ड भी कहा जाता है, या अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर रिब्स आगे की तरफ आए ना, ये फॉरवर्ड है, आउटवर्ड है, ऊपर की तरफ जाएं ये अपवर्ड है, लेकिन ये दोनों एक ही वक्त में मूवमेंट्स होंगी। यानी अगर आप देखें, हमारा सांस लें तो ये सीना ऊपर की तरफ आता है और आगे की तरफ भी आता है, यानी उभर के बाहर आता है। जैसे हम कहते हैं हमने सांस लिया तो सीना ऊपर भी आया और आगे की तरफ भी आया। क्लियर? तो चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है मजीद बढ़ जाएगी, यानी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी। इन दोनों मूवमेंट की वजह से जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड होगी। दिस कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज द स्पेस इन थोरेक्स कैविटी, थोरेक्स कैविटी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, हमारे जो लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है ना, उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके दो पार्ट्स हैं, विजरल जो बिल्कुल लंग्स के साथ चिपका हुआ होता है, पेराइटल जो थोरेक्स कैविटी की दीवार के अंदर लगा हुआ होता है। क्लियर? अब चेस्ट कैविटी की दीवार इन दो मेम्ब्रेन के साथ चिपकी हुई है और हमारे फेफड़े इन मेम्ब्रेन के साथ चिपके हुए, यानी आप कह सकते हैं कि ये चेस्ट कैविटी की दीवार है, ये मेम्ब्रेन है, ये फेफड़े हैं। चेस्ट कैविटी की दीवार इसके साथ चिपकी हुई है और ये आगे लंग्स के साथ चिपकी हुई। इस वजह से होता क्या है
जब चेस्ट कैविटी एक्सपेंड करती है तो मेम्ब्रेन भी एक्सपेंड करती है और फिर लंग्स भी क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। लंग्स के एक्सपेंड करने का इफेक्ट क्या होगा, जैसे आप एक बात समझेंगे, मैं कहता हूँ कि एक पानी का गिलास है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अगर हम इस पानी की अमाउंट को ना बढ़ाएं, ठीक है, और गिलास का साइज बड़ा कर दें, तो क्या ख्याल है, ये पानी इस गिलास को भर सकता है? तो जवाब होगा नहीं, ठीक है, बल्कि ये पानी इस थोड़ी सी जगह में आ जाएगा। क्लियर? अब जब इस थोड़ी सी जगह में आ जाएगा तो बाकी जगह खाली रह जाएगी, और खाली जगह के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वैक्यूम। तो इसी तरह हमारे फेफड़े हैं, जब वो सिकुड़े हुए होते हैं तो उनमें थोड़ी हवा होती है, लेकिन जब वही फेफड़े एक्सपेंड करते हैं, बड़े होते हैं, तो वही थोड़ी हवा जो हमारे फेफड़ों के बहुत थोड़े हिस्से में आ जाती है, बाकी सारे फेफड़ों में जगह खाली हो जाती है और प्रेशर हवा का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब प्रेशर हवा का कम होगा तो हमेशा, और बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें हवा का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आएगी। तो ये बात लिखी गई है कि जब हमारे लंग्स एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड क्यों करते हैं, क्योंकि विजुअल मेम्ब्रेन एक्सपेंड कर रही है और पैराइटल मेम्ब्रेन एक्सपेंड, और ये क्यों एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि ये थोरैक्स कैविटी के साथ चिपकी हुई है और थोरैक्स कैविटी की जो दीवार है वो मूव कर रही है, वो बाहर की तरफ आ रही है, जिसके इफेक्ट क्या होगा कि एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, जब लंग्स एक्सपेंड करते हैं तो इसकी वजह से इनके अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता है, और जब ये हवा का प्रेशर इनके अंदर कम होगा, बिकम लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा इंटर हो जाएगी। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म है इंस्पायरेशन का। अच्छा, ये काम कंट्रोल कौन कर रहा है, पहले इस कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर, पहले तो याद रखें ये काम हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, उसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। अच्छा, ब्रेन के किस पार्ट को ब्रेन स्टेम कहा जाता है? बेसिकली हमारा ना जो ब्रेन है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आगे जो फोर ब्रेन है वो फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, थैलमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। मिड ब्रेन छोटा सा, इसकी फर्दर डिवीजन नहीं होती। हाइंड ब्रेन फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड है, पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा और सेरिब्लम। 3 चीज़ों का मजमुआ, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा, यानी 2 पार्ट हाइंड ब्रेन के और 1 पार्ट मिड ब्रेन का, बल्कि मिड ब्रेन सारा, उन सारों को मिला के, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास मिड ब्रेन है, ये पोन्स है और ये मेडुला ओब्लंगेटा है। क्लियर? इन तीनों का जो मजमुआ है ये ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है जिसे हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है वो ब्रेन स्टेम के अंदर हो, और ब्रेन स्टेम के मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर होगा, और मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है, उसके जो न्यूरॉन है वो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी हमारा जो हर सांस है इज इनिशिएटेड, वो शुरू कब होगा, बाय द न्यूरॉन, उन न्यूरॉन के जरिए से जो किस में मौजूद है, रेस्पिरेटरी सेंटर में मौजूद है। और रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है, मेडुला ओब्लंगेटा में, और मेडुला ओब्लंगेटा इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है। क्लियर? ये न्यूरॉन क्या करेंगे, जब सांस लेना हो तो ये न्यूरॉन इन मसल्स को मैसेज भेजेंगे, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेंगे तो ये सारा काम होगा जो अभी हमने डिस्कस किया। तो दीज न्यूरॉन सेंड इम्पल्सेस टू डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, और दोनों एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इनकी साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंस्पायरेशन होगी। क्लियर? तो ये हमारे पास इंस्पायरेशन कैसी होगी, कब शुरू होगी, जब इन न्यूरॉन की तरफ से मैसेज आएगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास फेज है एक्सपायरेशन, कि सांस बाहर कैसे आएगा, मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स। सबसे पहले हमारी बॉडी का एक रूल है कि जहाँ भी इलास्टिक मसल्स होते हैं ना, जब उनको खींचा जाता है तो हमारी बॉडी थोड़ी ही देर बाद रिस्पॉन्ड करती है और उनको दोबारा उस खिंचाव को कम करने की कोशिश करती है। जैसे 2-3 जगह तो बड़ी मशहूर हैं। हमारा जब रेक्टम फिल होता है तो वो फूलता है, ठीक है, तो उस फीसिस की वजह से उनके दीवारों के ऊपर एक खिंचाव पैदा होता है। जैसे हम ये है ना, ये हमारे गाल, अगर अब हम मुंह में हवा डालें और हवा बढ़ाते चले जाएं तो यहाँ इन गाल्स के ऊपर ना एक खिंचाव पैदा होगा। तो इसी तरह रेक्टम के अंदर जिस तरह हवा भरने से इन गालों के ऊपर खिंचाव पैदा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह रेक्टम के फिल होने से रेक्टम के अंदर एक खिंचाव पैदा हो। जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म होगी ना, यानी वो जितना हम खींच सकते थे वो बॉडी ने उसको खींच दिया रेक्टम के फिल होने से, अब हमारे जो रेक्टम के अंदर एक स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वो फ़ौरन ही मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन को,
ब्रेन फिर उस स्ट्रेचिंग को ख़त्म करवाने की कोशिश करता है। स्ट्रेचिंग कैसे ख़त्म होगी? रेक्टम के बाहर जो स्फिंक्टर मसल्स लगे होते हैं उनको मैसेज भेजेगा, वो रिलैक्स होंगे, रेक्टम खुल जाएगा, एनस खुल जाएगा, सारे फीसेस क्या हो जाएंगे बाहर। सेम यूरिनरी ब्लैडर में हो रहा है कि जब यूरिन आना शुरू होता है, जो यूरिन आता जाएगा, जो ब्लैडर की दीवार है उसमें खिंचाव पैदा होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो खिंचाव की जो मैक्सिमम लिमिट है वो अचीव हो जाएगी, तो हमारी बॉडी फ़ौरन ही रिस्पॉन्ड करती है उस खिंचाव को ख़त्म करने की। क्योंकि इलास्टिक है ना, कोई भी चीज़ जो इलास्टिक हो, अगर आप उसको ज़्यादा देर खींच के रखें तो उसके इलास्टिक टिश्यू डैमेज होने के चांस होते हैं। तो हमारी बॉडी इस खिंचाव को फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है ताकि वो जो इलास्टिक टिश्यू हैं वो डैमेज ना हो। तो इसी तरह हमारी थोरैक्स कैविटी जब ये एक्सपेंड करती है तो इसके अंदर भी एक खिंचाव आता है। तो जब एक खिंचाव की जो मिनिमम लिमिट है, जो ज़रूरी है एक्सपायरेशन को स्टार्ट करने की, जब वो अचीव हो जाती है तो फ़ौरन ही ब्रेन के पास मैसेज आता है। ब्रेन के न्यूरॉन्स फ़ौरन ही उन मसल्स को, जिसकी वजह से वो खिंचाव पैदा हो रहा है, उन मसल्स को मैसेज भेजते हैं, वो रिलैक्स होते हैं, और रिलैक्स होने के बाद जो सारा काम यहाँ हुआ उसके अपोजिट होगा। तो ये जो किसी चीज़ की दीवार के ऊपर प्रेशर आने से खिंचाव पैदा होता है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक टेंशन। इसको क्या कहा जाता है? जब हमारी थोरैक्स या हमारे लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो इनके एक्सपेंशन की वजह से इनकी दीवारों के अंदर एक इलास्टिक टेंशन पैदा होगी। अब इस इलास्टिक टेंशन को ज़्यादा देर रिटेन नहीं किया जाता, इस इलास्टिक टेंशन को ज़्यादा देर बरकरार नहीं रखा जा सकता। अगर काफ़ी देर बरकरार इसको रखा गया तो इलास्टिक टिश्यू डैमेज होने के चांस है। इनको फ़ौरन ही क्या किया जाता है? रिलैक्स करवाया जाता है इस इलास्टिक टेंशन को। अब ये रिलैक्स कैसे होगा? कि जब ये इलास्टिक टेंशन हमारे सीने के अंदर और हमारे लंग्स में पैदा होती है तो ये जो न्यूरॉन्स हैं जो हमारे ओब्लंगेटा के रेस्पिरेटरी सेंटर में मौजूद हैं, ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल को इम्पल्सेस जो भेजना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से ये मसल्स क्या होंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, डायफ्राम जब रिलैक्स होगा तो ये अपनी डोम शेप में आ जाएगा, ठीक है। और जो इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स करेंगे, जो रिब्स हैं वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड के लिए हम बैकवर्ड का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, तो जो रिब्स हैं वो इनवर्ड या बैकवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा? देखो, हमारे पास डायफ्राम इंस्पायरेशन में इस शेप में है, लेकिन जब ये रिलैक्स करते हैं तो वो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं। हमारे जो रिब्स हैं वो आगे की तरफ आ चुके होते हैं। जब ये रिलैक्स करते हैं इंटरकोस्टल मसल, ये दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे वापस जाते हैं। अच्छा, अब क्या होगा? अब जो फेफड़े हवा से भरे हुए हैं उनकी दीवारों के ऊपर प्रेशर आएगा। जाहिर बात है, चेस्ट कैविटी की वजह से फेफड़े फूले हुए हैं। अब जब ये चेस्ट कैविटी अंदर की तरफ आएगी, नीचे से भी ऊपर की तरफ आएगी, तो इसकी दीवारों के ऊपर प्रेशर लगेगा। अब ये चूंकि इलास्टिक है, प्रेशर की वजह से ये दबना शुरू हो, कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, रिकॉइल होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? और जाहिर बात है, अगर ये हवा से भरे हुए हैं, जैसे इंस्पायरेशन में हवा से भर जाते हैं, तो जब चारों तरफ से प्रेशर आएगा और जो लंग्स हैं वो दोबारा अपनी वापस पोजीशन पे रिकॉइल करेंगे, तो इतना सारा पानी जो इस गिलास को भर रहा है, जब वो वापस इस गिलास में आएगा तो ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ हाई प्रेशर जनरेट होगा। तो होगा क्या कि जब ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे, दीज मूवमेंट डिक्रीज द स्पेस, तो चेस्ट कैविटी छोटी हो जाएगी, अलाउ द लंग्स टू कंप्रेस, और चेस्ट कैविटी लंग्स को कंप्रेस करवाएगी, ठीक है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। दिस इंक्रीज द प्रेशर, तो जिसकी वजह से अंदर चूंकि एक फोर्स लग रही है दीवारों की, तो अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज देन आउटसाइड एयर मूव्स आउट, तो हमारे पास जो हवा है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो बड़े सिंपल से मैकेनिज्म है कि जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे हवा अंदर आएगी, ठीक है। अंदर आने का मतलब क्या है? हवा, फेफड़ों में नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। जब फेफड़ों को चेस्ट कैविटी कंप्रेस करेगी तो फिर हवा का ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा और हवा बाहर जाएगी, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।